नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। दोस्तों, आप कहानी गोल्ड प्रो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ढेरों कहानियों के लिए। तो आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी मेरे आंचल का अभय लोक। शौनक, शानू बेटे, सोनू। मेरी तीसरी पुकार पर वह कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और झल्लाकर बोला, क्या है, क्यों चीख रही हो? मैं आवाज, गुस्से का एक गुबार सा मन में उठा, पर अपने को जब्त करते हुए मैंने कहा, चीख कौन रहा है, मैं कि तुम? तुमसे तो आजकल बात करते ही डर लगता है, एकदम काटने को ही दौड़ते हो। ठीक है, मैं कटखना कुत्ता हूं, काम क्या है बताओ। सोनू, ठीक से बात नहीं कर सकते तुम? मैं तो हमेशा ऐसे ही बात करता हूं, पर आप आजकल सोफिस्टिकेटेड लोगों की सोहबत में है ना, इसलिए आपको अपना ये बेटा उज्जड़ और गंवार लगने लगा है। काम क्या था बताइए। कुछ नहीं, और होगा भी तो मैं अपने आप कर लूंगी, किसी के एहसानों की जरूरत नहीं है मुझे। और मैं अबाउट टर्न करके अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मन में एक चीड़ सी आशा थी कि वह सॉरी सॉरी करता हुआ पीछे आएगा, गले में बाहें डालकर मनाने की कोशिश करेगा। पर यह सब तो अब सुदूर अतीत की बातें हो गई हैं। पहले वाला शौनक पता नहीं कहाँ खो गया है, क्या उसे कभी लौटा पाऊंगी? मेरी हताशा से बेखबर शौनक अपने कमरे में जाकर फिर से इंटरनेट के सामने बैठ गया था और मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी थी। मेरी सारी शक्ति ही जैसे किसी ने निचोड़ ली थी। कितने उत्साह से बाजार जाने के लिए तैयार हुई थी, तभी लंबी लिस्ट बना ली थी। सोचा था कि शौनक को भी साथ ले लूंगी, साथ में कोई रहता है तो शॉपिंग में आसानी होती है। परसों नील और सुचित्रा आ रहे थे। शादी में जो विदाई हुई थी वह तो रस्म अदायगी थी, असली विदाई तो अब होगी। अब मेरी लाडली अपने दूल्हे मियाँ के साथ अमेरिका चली जाएगी, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद आएगी। साल 2 साल या कि 3 साल, कौन जानता है। उसे देने के लिए मिठाई नमकीन लेने थे, उसकी पसंद का खाना बनाने के लिए सब्जी मार्केट का एक चक्कर लगाना जरूरी था। सुचित्रा के लिए प्यारा सा सूट मैंने पहले से ही रखा था, पर नील के लिए एक अच्छी सी शर्ट लेनी थी। मुझे पुरुषों के कपड़ों की समझ जरा कम ही थी, इसलिए शौनक की चिरौरी कर रही थी। पर ये महाशय तो आजकल सीधे मुंह बात करना भूल गए हैं। वैसे यह एक तरह से अच्छा ही हुआ। वह साथ जाता भी तो नील के नाम से ही भड़क जाता। उसका यह नाटक सुचित्रा की शादी से ही शुरू हुआ है। शादी पर पापा का आना उसे बेहद नागवार गुजरा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा हो, ऐसी बात नहीं है, पर मेरी मजबूरी थी। शादी के ठीक 1 महीना पहले उसके ससुराल वालों ने यह शर्त रख दी थी, इसे मांग कहें या शर्त, पर एक बात तय थी कि वे इस पर अड़ गए थे। उन्होंने कह दिया था कि घर की बात घर में रहने दें, पर रिश्तेदारों को कानाफूसी करने का मौका न दें। यह कोई प्रेम विवाह नहीं था। मैं आसानी से दूसरा घरवर देख सकती थी, पर वे लोग भी इस तरह की मांग नहीं रखेंगे, इसका क्या भरोसा था। दूसरे शादी और सगाई के बीच के 6 महीने के अंतराल में फोन और इंटरनेट के जरिए दोनों इतने निकट आ गए थे कि उन लोगों को अलग करना क्रूरता होती। मेरा असमंजस देखकर ही लड़की का चेहरा एकदम उदास हो गया था, कुम्हला गया था। वह गुमसुम हो गई थी। उसकी खुशी के लिए मुझे अपना स्वाभिमान एक तरफ रख देना पड़ा था। आखिरी निर्णय लेने से पहले जब मैंने शौनक की राय जाननी चाही तो वह हत्थे से ही उखड़ गया। सुचित्रा को आड़े हाथों लेते हुए बोला, तुम अपने मिट्टी के माधो को समझा नहीं सकती कि इस पिता नामक आदमी ने हमारे साथ क्या सलूक किया है, किस तरह हमें मझधार में छोड़कर चला गया था। तुम सब भूल गई हो या कि याद ही नहीं करना चाहती? शादी तुम्हारे लिए आत्मसम्मान से ज्यादा जरूरी हो गई है। उसकी इस भर्त्सना के जवाब में सुचित्रा सिर्फ आंसू बहाती रही। उन आंसुओं ने फिर मुझे कुछ और सोचने नहीं दिया। भाई बहन में उसी दिन से जैसे एक शीत युद्ध आरंभ हो गया। मेरा यह साग्रह निमंत्रण उनके लिए कितनी बड़ी नियामत है यह तो बाद में जाना। इतने दिनों तक शशांक से कोई संपर्क सूत्र ही नहीं था। समधियों के इसरार के बाद खोजबीन शुरू हुई। मेरे निमंत्रण के उत्तर में उनका जो फोन आया
उससे ज्ञात हुआ कि 2 साल तक कैंसर से लड़ने के बाद जूलियन 4 महीने पहले चिरनिद्रा में सो गई है। बेटा श्रीरंग इस घटनाक्रम से बहुत डिस्टर्ब हो गया है। वे उसे साथ लाना चाहेंगे, क्योंकि इस समय उसे अकेले छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। गर्दन तो मेरी फंसी चुकी थी, हाँ कहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। मेरी ओर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही वे शादी से 10 दिन पहले ही पधार गए। घर की साफ सफाई और रंग रोगन का हवाला देकर मैंने उन्हें होटल में रुकवा दिया। वे दिन में एक आध चक्कर लगा जाते, पर श्रीरंग दिन भर यहीं बना रहता। माँ की बीमारी और फिर उसकी मृत्यु ने उस 12-13 साल के बच्चे को बड़ा विचलित कर दिया था। यहाँ मेहमानों से भरे पूरे घर में रहना उसे अच्छा लग रहा था। मेहमान भी उस गोरे चिट्टे गदबड़े बच्चे से बड़े खुश थे। उसकी अटपटी हिंदी सबके मनोविज्ञान का साधन थी। सुचित्रा से तो उसकी बहुत ही अच्छी पटरी बैठ गई थी। दिन भर उसके आसपास मंडराता रहता, सारी रस्मों को बड़े गौर से देखता। सुचित्रा की विदाई के बाद उसने मेरा पल्ला पकड़ लिया। रात को बड़ी मुश्किल से बहलाकर उसे होटल भेजना पड़ता। उस नन्हे से बच्चे के साथ इस तरह की जाति करना अच्छा नहीं लगता था, पर मुझे शौनक से डर लगने लगा था। श्रीरंग उसे फूटी आंखों नहीं सुहा रहा था। वह ऐसी वहशी नजरों से उसे घूरता कि मेरा मन कांप कांप जाता था। पूरी शादी में उसका मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। बहन से तो उसने अबोला ही कर लिया था। उसकी विदाई के समय तो वह कहीं गायब हो गया था। लोगों के सामने बहाने बना बनाकर मैं परेशान हो गई थी। कन्यादान पर बैठने से पहले मैंने उससे कहा था, सोनू, फेरों के समय भाई की उपस्थिति आवश्यक होती है, तुम आसपास ही रहना। किसके फेरे? किसके मतलब? सुचित्रा के और किसके? मुझे लगा आप अपनी बात कर रही हैं। सोचा मामा जी हैं तो मेरी क्या जरूरत है। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल सही, पर आप दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं। किसी से भी पूछ लीजिए। यह शौनक की खास अदा है, नाराज हो जाएगा तो आप करने लगेगा। सोनू, मेरी बेटी की शादी है, क्या मैं ढंग के कपड़े भी ना पहनूं? अभी कन्यादान पर बैठना है, 10 लोग देखेंगे। पहले अपने रिश्ते को वैधानिक तो कर लीजिए, फिर कन्यादान कीजिएगा। सोनू प्लीज, इस समय उल्टी सीधी बात मत करो। पंडित जी के दिमाग में कीड़ा घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, पर मेरे अंदर ऐसा डर बैठ गया कि जब पंडित जी ने कन्या के भाई को आवाज दी तो मैंने बड़े भैया के बेटे को ही आगे कर दिया। करने को तो श्रीरंग को भी आगे कर सकती थी, पर फिर तो शौनक मुझे खा ही जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि शौनक के मन में शायद यह डर बैठ गया है कि मैं पुराने संबंधों को फिर से जीवित करना चाहती हूँ, पर यह उसका निरा भ्रम है। पुराना तो अब कुछ भी लौट नहीं सकता। उसे तो मैंने बहुत गहरे दफन कर दिया है। उन दिनों की याद भी आती है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी, पर पता नहीं क्यों इनके मन में निरंतर एक असंतोष पल रहा था। फिर एक दिन लगी लगाई नौकरी छोड़कर बेहतर भविष्य बनाने के लिए यूएस से चले गए। 2 साल तक हम उनके पत्रों के सहारे जीते रहे। मेरी नौकरी थी, फिर भी उनके पैसे, चेक्स का इंतजार तो रहता ही था। बच्चे बड़े हो रहे थे, उसके साथ ही खर्च भी बढ़ रहे थे। नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब में प्रचारित हो गया था कि हम लोग बस अब जाने ही वाले हैं। बस वहां से बुलावा आने का इंतजार है। मैंने सबके पासपोर्ट बनवा कर रख लिए थे। हर साल सेशन शुरू होते ही मैं पूछ लेती कि बच्चों के एडमिशन करवा लूं क्या। वे कहते, अभी तो करवा लो, बाद में टीसी वगैरह निकलवा लेंगे। 2.5 साल इसी उहापोह में निकल गए। फिर एक दिन वज्रपात सा उनका लंबा पत्र आया। ढेर सारी क्षमा याचना के बाद लिखा था, सॉरी नीरू, मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हारे पास तो फिर भी बच्चे थे, पर इस अनजान मुल्क में मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसलिए मोह जाल में फंस गया। अब हम इतना आगे निकल आए हैं कि पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या तुम मुझे आज़ाद कर सकोगी? अगर कर सको तो आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। विश्वास रखो, इसके बाद भी मैं तुम्हें और बच्चों को किसी प्रकार का अभाव नहीं होने दूंगा। आघात जबरदस्त था, उससे उबरने में थोड़ा वक्त तो लगना ही था।
पर उसके बाद मैंने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया। उन्हें मनचाही आज़ादी तो दे ही दी थी, साथ ही उन्हें सारी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया। कह दिया कि ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैं पाल लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों की हताशा देखी नहीं जाती थी। इतने दिन तक बेचारे एक स्वप्न लोक में जी रहे थे। उनके सपनों का महल एकदम भरभरा कर गिर गया तो वे हक्का बक्का रह गए। बेचारे छोटे ही तो थे, शौनक 11 का और सुचित्रा 13 की। बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, बड़े होते हैं तो अपने आप स्थितियों पर समझौता कर लेते हैं। पर यह बीच वाली उम्र बड़ी खतरनाक होती है। मुझसे उनके चेहरे देखे नहीं जाते थे। बच्चों को उस अवसाद से बाहर निकालने में मेरी सारी ऊर्जा खत्म होती रही। अपने लिए रोने बिसुरने का समय ही नहीं रहा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। गाड़ी पटरी पर आ लगी। यूं तो 2.5-3 साल से बच्चों के पिता बाहर ही थे, पर तब उनसे एक तार सा जुड़ा हुआ था। उसके टूटते ही बच्चे जैसे अधर में लटक गए थे। उन्हें जमीन पर उतारने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मैं अपने को शाबाशी देते नहीं थकती थी कि मैंने कितना मुश्किल काम कर दिखाया है। तब यह पता नहीं था कि अपने छोटे से मन में शौनक एक ज्वालामुखी छुपाए हुए है। इस घटना के 12 साल बाद उस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। उसने घर की शांति के परखच्चे उड़ा दिए थे। कारण सिर्फ इतना था कि इस घर में उसके पिता का नाम फिर से लिया जाने लगा था। सुचित्रा तो सारा इतिहास जानती थी। वह नील को समझा सकती थी। नील अपने माँ बाप से बात कर सकता था, पर उन सब ने मिलकर गेंद मेरे ही पाले में डाल दी थी। निर्णय मुझे ही लेना था और बेटी की खुशी के लिए अपना आत्मसम्मान ताक पर रखकर मैंने शशांक को आमंत्रण दे दिया था और मेरा यह अपराध शौनक माफ नहीं कर सका था। सुचित्रा की शादी के बाद तो उनका इस घर में आना वह बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वे भी बेटे की बेरुखी को भाप गए थे, पर श्रीरंग को वे नहीं रोक पाए थे। आखिर मैंने ही कहा, अभी आपकी 8-10 दिन की छुट्टी बाकी है, बेटे को भारत दर्शन करवा दीजिए, पता नहीं फिर कब आना हो। मेरा मंतव्य वे समझ गए थे और दिल्ली आगरा घुमाने चले गए थे। 2-3 दिन घर में शांति थी कि सुचित्रा के आगमन की सूचना मिली। फिर वही सब। उस दिन शौनक सुबह से ही निकल गया। उसका मूड देखकर मैंने रोकने की भी चेष्टा नहीं की। सारा काम निपटाकर मैं ही उन्हें एयरपोर्ट लेने चली गई। उन्हें चाय नाश्ता करवाकर मैं रसोई में चली आई। काफी कुछ तैयारी करके गई थी, पर फिर भी कुछ तो रह ही जाता है। मैं रसोई में आई तो मेरे पीछे पीछे सुचित्रा भी चली आई। मैंने कहा, बेटा बाहर नील अकेले बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता, तुम उनके पास जाओ। वह मेरे कंधे से झूलते हुए बोली, अकेले हैं तो क्या हुआ मम्मी, टीवी देख सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं। इसके बाद तो उन्हीं के साथ रहना है ना, पर आज के बाद तुम कहाँ मिलोगी। कहते कहते वह रो पड़ी। मेरे भी आंसू निकल आए। उन भावुक क्षणों में भी एक पुरानी बात याद आ गई। मेरी नई नई शादी हुई थी। किसी त्योहार पर अपने ससुराल गई हुई थी। एक दिन अम्मा जी की पुरानी महाराजिन मिलने आ गई। अम्मा जी ने मेरे हाथ से उन्हें एक साड़ी दिलवाई और पैर छूने के लिए कहा। महाराजी ने 10 का एक मुड़ा तुड़ा नोट मेरी मुंह दिखाई में दिया और मेरे रूप रंग की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर वे मुझसे मेरे घर परिवार के बारे में पूछने लगी। जब उन्हें पता चला कि हम 3 बहनें ही हैं, कोई भाई नहीं है, तो बोली, क्या भाभी जी, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे, आपको यहीं हाँ करनी थी। मैं और अम्मा जी दोनों सन्न रह गए। आखिर अम्मा जी ने ही पूछ लिया, क्यों, इस रिश्ते में क्या खराबी है। बहू के भाई जो नहीं है, बताओ कल को हमारा बबुआ ससुराल जाएगा तो किसके पास बैठेगा। महाराजिन का वह अपना ग्रामीण तर्क था, पर मुझे बहुत बुरा लगा था। पर आज अनायास ही वह प्रसंग याद हो आया। इस घर में तो बेटा भी है, फिर भी दामाद अकेले बैठे हैं। खाना लगाते समय सुचित्रा जिद ही पकड़ गई कि मम्मी, गरम वरम का चक्कर छोड़ो, हम लोग साथ ही खाना खाएंगे। थाली पर बैठते हुए नील ने कहा, हम लोग शौनक का इंतजार नहीं करेंगे क्या। अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आए, फिर तुम लोगों का आराम नहीं हो पाएगा।
लगता है शौनक बाबू हमसे सख्त नाराज हैं। मैंने सुचित्रा की ओर देखा। वह सिर झुकाकर चुपचाप कौर तोड़ती रही। मैंने कहा, नील, अगर तुम यह जानते हो कि शौनक तुमसे नाराज है तो उसकी नाराजगी की वजह भी तुम्हें पता होगी। हाँ, सुचित्रा ने बताया था। नील, प्लीज उसे गलत मत समझना। अपने पिता के हाथों मेरे बच्चे ने बहुत सहा है, बहुत भुगता है। उनके एक निर्णय ने रातों रात हम लोगों की दुनिया बदल डाली थी। पिता के रहते मेरे बच्चे अनाथ हो गए थे। उन्हें उस धक्के से उबारने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति लगा देनी पड़ी थी। सुचित्रा लड़की है, शायद इसलिए सब कुछ आसानी से भूल गई, पर शौनक के घाव अब भी हरे हैं। उसके पापा का इस घर में पुनः प्रवेश उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वह यह नहीं भूल पाता कि इस निमंत्रण के मूल में तुम हो, इसलिए तुमसे नाराज है। दोनों चुप थे। मैंने भी कलेजे पर पत्थर रखकर ही तुम्हारे माता पिता की यह शर्त स्वीकार की थी। बेटी की खुशी मुझे अपने आत्मसम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण लगी थी। थैंक यू ममा, सुचित्रा ने अस्फुट स्वर में कहा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा सुचित्रा, मैं इसके बदले में तुम दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ। बाय ऑल मीन्स, इट विल बी अ प्लेजर, नील ने तपाक से कहा। थैंक यू नील। पर सुचित्रा, तुम तो कुछ बोली ही नहीं। डर गई हो शायद कि मम्मी पता नहीं क्या मान बैठे। सॉरी ममा। बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी जो तुम्हें परेशानी में डाल दे। मम्मी जी, यू जस्ट नेम द थिंग। मैं आपको सुचित्रा की ओर से अश्योर करता हूं कि आपकी बात खाली नहीं जाएगी। थैंक्स अगेन नील। सुचित्रा बेटा, तुम्हें याद है जब पापा तुम्हारे फलक से एकाएक गायब हो गए थे तो तुम्हें कैसा लगा था? प्लीज मम्मी, उन दिनों की याद भी मत दिलाओ। मैं उन्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। वक्त आ गया है बेटा, जब तुम उस दुर्दिन को हमेशा के लिए भूल जाओगी। तुम्हारे सामने नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे हैं। नील जैसा संवेदनशील साथी तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। सोनू की? नहीं, श्रीरंग की। श्रीरंग की? दोनों ने एक साथ कहा। हाँ बेटा, वह लड़का भी इस समय उसी उम्र से, उसी नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसका सूखा चेहरा देखकर मुझे तुम लोगों के उस दौर की याद आ जाती है। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने पास रख लेती, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। एक बेटे के लिए मैं दूसरे को खोना नहीं चाहती, समझ रही हो ना? मैं उसे अपने पास रख लूं? ना बेटा, तुम्हारी नई नवेली गृहस्थी में वह बच्चा कहाँ फिट होगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उससे जुड़ी रहो, पत्रों से, फोन से। राखी भाई दूज पर तुम दोनों उसके पास चले जाया करो, या उसे अपने पास बुला लो। वह बच्चा ममता के लिए छटपटा रहा है, उसे वह दो। उसके जीवन में एक शून्य भर गया है, उसे भरने की कोशिश करो। कुछ दिनों बाद वह अपने आप संभल जाएगा। मुझे मालूम है, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, दूरियां बहुत ज्यादा हैं, पर इतना तो तुम अफोर्ड कर सकते हो, मुझे विश्वास है। मम्मी जी, उसकी किसी लंबी छुट्टी में हम उसे बुला लेंगे। उस समय आप भी हमारे पास आकर रहिए, जी भरकर उसे प्यार कीजिए। तुम्हारे यहाँ आना तो है, पर अभी नहीं। जब तुम्हारे घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा, तब पूरे 6 महीने आकर रहूंगी। बोर हो जाओगे। 6 महीने सोनू को छोड़कर रह लोगी? सुचित्रा ने कहा। तब तक क्या वह घर पर ही बना रहेगा? वह भी तो कहीं नौकरी पर चला जाएगा। ये उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए तो मुझे और भी चिंता हो रही है। ये फालतू की उधेड़-बुन कहीं उसकी पढ़ाई ना चौपट कर दे, इसलिए अब सब दूर से ध्यान हटाकर सिर्फ उसी को देखना है। खाने के बाद मैंने उन दोनों को जबरदस्ती आराम करने भेज दिया। कहा कि 4 साढ़े 4 बजे चाय बनाकर आवाज दूंगी। फिर रसोई समेटकर मैं अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद किया और शौनक का नंबर लगा दिया। सोनू, सुबह तुम एयरपोर्ट नहीं गए? कोई बात नहीं, पर शाम को तुम्हें दीदी को छोड़ने जाना है। उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। बिटिया इतनी दूर जा रही है, मैं चाहती हूँ वह खुशी खुशी विदा हो। तुमसे बिना मिले चली गई तो यह बात महीनों उसे सालती रहेगी।
तो बहन के लिए तुम्हारे मन में जरा भी प्यार हो तो शाम 5:30 बजे घर पहुंच जाना। दूसरे यह कि इस घर के तुम एकमात्र पुरुष हो। मेहमानों को विदा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो एक और महापुरुष हैं तो तुम जानते हो कि वे यहाँ नहीं हैं। होते भी तो मैं यह काम उन्हें नहीं सौंपती, क्योंकि वे इस घर के सदस्य नहीं हैं। उनसे जो काम मैंने करवाया वह आपद्धर्म था। उससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। 5 बजे हम लोग एकदम तैयार थे। मैंने बेटी की गोद भरी, दामाद का तिलक किया। उस क्षण दोनों ही भावुक हो आए। नील ने कहा, मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम लोग चले जाएंगे। इतनी दूर से आप अकेले लौटेंगी? तो क्या हुआ, भरे पूरे घर से लड़की जा रही है, क्या कोई एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं जाएगा? प्लीज मम्मी तुम रहने दो। तुम वहां रहोगी तो चलते समय मुझे रोना आ जाएगा। वाह, रोना क्यों आएगा? छोटी नहीं हो तुम अब। अपने को कंट्रोल करना सीखो। कहते कहते मेरी ही आवाज भर्रा गई। उसी समय दरवाजे पर बाइक रुकी। कुछ ही पलों में वह सामने खड़ा था। बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, अस्त व्यस्त कपड़े। आप लोग तैयार हैं? मैं टैक्सी ले आऊं? उसने सपाट स्वर में पूछा। टैक्सी मैंने बुलवा ली है, 15-20 मिनट में आ जाएगी। तब तक तुम अपना हुलिया सुधार लो। उसने मुंह बिचकाकर अपने आप को देखा और कहा, इसमें क्या खराबी है? कुछ भी अच्छा नहीं है। बहस मत करो, उसके लिए अभी टाइम नहीं है। वह पैर घसीटता हुआ भीतर चला गया, जैसे जता रहा हो कि बहुत मजबूरी में यह सब कर रहा है। मैंने उसकी बेजारी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। टैक्सी जब आ गई तभी उसे आवाज दी। वह भीतर से नमूदार हुआ, साफ सुथरा, महकता हुआ, दमकता हुआ। ये हुई ना बात, अब लग रही है साले बहनोई की जोड़ी। मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। उसने हल्का मुंह फेर लिया। शायद यह भावुकता वह झेल नहीं पा रहा था, पर मैंने परवाह नहीं की। मेरे कहने से वह घर आ गया था। अब नहा धोकर अच्छे बच्चे की तरह बहन को छोड़ने जा रहा था। मेरे लिए यही बहुत था। मैंने खुद को ही शाबाशी देते हुए कहा, बधाई, राउंड 1 तो तुमने जीत ही लिया है। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी मेरे आंचल का अभय लोक।